गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो हमारा विषय है वो डायरी के पन्ने हैं। पिछले 2 या 3 दिनों से हम इसी अध्याय का अध्ययन करते आए हैं। आप पेज नंबर 69 निकाल लीजिए, 69, और इस पर जो पैराग्राफ दूसरा है। अचानक 9:15 मिस्टर वान दान ने सीटी बजाई और पूछा कि कहीं हम मिस्टर डेसेल का कुशन तो नहीं ले आए हैं। हमें कूदे और कुशन लेकर सीधे नीचे आ गए। बिल्ली और मिस्टर वान दान हमारे साथ थे। यह कुशन ये सारे झगड़े की जड़ था। डसेल इसलिए खफा थे कि मैं वो तकिया उठा लाई थी जिसे वे कुशन की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्हें डर था कि उनके तकिए पर पिस्सू चिपक जाएंगे। उन्होंने इस सारे घर को सिर पर उठा रखा था क्योंकि हम उनका कुशन उठा लाए थे। बदला लेने की नीयत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर में 2 कड़े ब्रुश घुसेड़ दिए। 2 कड़े ब्रुश घुसेड़ दिए। घुसेड़ने का मतलब क्या होता है? रख देना, अंदर डाल देना। लेकिन जब मिस्टर डसेल ने तय किया कि जाकर अपने कमरे में बैठेंगे तो हमें ये ब्रुश निकाल लेने पड़े। इस छोटे से पर प्रहसन पर हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए। प्रहसन क्या होता है? हास्य नाटिका जो होती है, हंसी मजाक से संबंधित जो बातें होती है, और उसको प्रहसन बोलते हैं। ठीक है। लेकिन हमारा हंसी मजाक जल्दी ही खत्म हो गया। 9:30 बजे पीटर ने होले से दरवाजा खटखटाया और पापा से कहा कि वे जरा ऊपर आए। उसे अंग्रेजी के कठिन वाक्य में दिक्कत आ रही है। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। दाल में कुछ काला नजर आना यानी कि कुछ रहस्य भरी बातें होना। ठीक है। मैंने मार्गोट से कहा, तय है, पीटर ने किसी और बहाने से यह बात कही है। जिस तरीके से मर्द लोग बात कर रहे हैं, मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि सेंधमारी हो रही थी। सेंधमारी होना यानी कि चोरी करना। ठीक है। पिताजी, मिस्टर वानदान और पीटर लपक कर नीचे पहुंच गए। मार्गोट, माँ, मिसेज वानदान और मैं ऊपर इंतजार करते रहे। 4 डरी सहमी औरतें बातें ही तो कर सकती हैं। जब तक हमने नीचे जोर का एक धमाका नहीं सुना, हम बातों में लगी रही। उसके बाद का मामला है, मेरा सोचना सही था। अगले पेज पे आ जाइए। उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया। घड़ी ने 9:45 बजाए। हमारे चेहरों का रंग उड़ चुका था। इसके बावजूद कि हम डरे हुए थे, हम शांत बने रहे। आदमी लोग कहाँ थे? ये धमाके की आवाज कैसी थी? क्या वे लोग सेंधमारों के साथ लड़ रहे थे? हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे। हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते थे। 10 बजे सीढ़ियों पर कदमों की आवाजें आई। पापा का चेहरा चिला पीला पड़ चुका था। वे नर्वस थे। पहले वे भीतर आए। उनके पीछे मिस्टर वानदान। बत्तियां बत्तियां बंद कर दो। दबे पांव ऊपर वाली मंजिल पर चले जाओ। पुलिस के आने की आशंका है। अब डरने का वक्त भी नहीं बचा था। बत्तियां बुझा दी गई थी। मैंने फटाफट फटाफट यानी कि तुरंत ही, फटाफट का मतलब क्या हो गया? तुरंत ही। ठीक है। मैंने फटाफट एक जैकेट उठाई और हम ऊपर जाकर बैठ गए। हम कुछ भी बताने वाला कोई भी नहीं था। हमें कुछ भी बताने वाला कोई भी नहीं था। मर्द लोग वापस नीचे जा चुके थे। वे चारों 10:10 तक वापस नहीं आए। 2 लोग पीटर की खुली खिड़की में से निगाह रखे हुए थे। सीढ़ियों के बीच वाले दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया था। बुक केस बंद कर दिया गया था। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती पर एक स्वेटर डाल दिया। तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या हुआ था। पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था जब उसने जोर के 2 धमाके सुने। वह नीचे गया तो देखता क्या है कि गोदाम के दरवाजे में से बाईं तरफ का आधा पट्टा गायब है। वह लपक कर ऊपर आया। होम गार्ड्स को चौकन्ना किया। वे चारों लपके लपके नीचे गए। जब वे गोदाम में पहुंचे तो सेंधमार अपने धंधे में लगे हुए थे, यानी कि जो चोरी करने वाले थे वो
चोरी कर रहे थे। ठीक है, बिना सोचे समझे मिस्टर वानदान चिल्लाए, पुलिस! बाहर भागने की आवाजें आई। सेंधमार भाग चुके थे। पट्टे को दोबारा उसकी जगह पर लगाया गया ताकि पुलिस को इस गैप का पता न चले। लेकिन अभी एक पल भी नहीं बीता था कि पट्टा फिर फटा, फिर वापस नीचे गिरा दिया गया। पुरुष लोग सेंधमारों की ढिठाई पर हैरान थे। मिस्टर वानदान, क्या है मिस्टर वानदान, मिस्टर वानदान आवाज नहीं हुई है बीच में, बीच में किसी तरह की आवाज मत कीजिए, अपना माइक बंद रखिए। ठीक है, लेकिन अभी एक पल भी नहीं बीता था कि फट्टा फिर वापस नीचे गिरा दिया गया। पुरुष लोग सेंधमारों की ढिठाई पर हैरान थे। मिस्टर वानदान और पीटर गुस्से के मारे थरथराने लगे। मिस्टर वानदान ने दरवाजे पर कुल्हाड़ी खाया, एक जोरदार प्रहार किया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। एक बार फिर फट्टे को उसके जगह पर जमाया गया और एक बार फिर उनका यह प्रयास निष्फल कर दिया गया। बाहर की तरफ से एक आदमी और एक और टॉर्च की रोशनी फेंकते दिखाई दिए। क्या मुसीबत है? उन आदमियों में से एक बुनबुनाया। लेकिन अब संकट यह था कि उनकी भूमिकाएं बदल चुकी थीं। अब वे पुलिस के बजाय सेंधमारों वाली हालत में आ गए थे। चारों लपक कर ऊपर आए। डैसेल और मिस्टर वानदान ने डैसेल साहब की किताबें उठाई। पीटर ने दरवाजा खोला, रसोई प्राइवेट ऑफिस की खिड़कियां खोली, कौन को नीचे फर्श पर पटका और आखिरकार चारों बुक केस के पीछे पहुंचने में सफल हो ही गए। तुम्हारी एन, अगला पेज निकाल लीजिएगा। मंगलवार 13 जून 1944। मेरी प्यारी किट्टी, मेरा एक और जन्मदिन गुजर गया। इस हिसाब से मैं 15 बरस की हो गई। मुझे काफी सारे उपहार मिले हैं। मुझे काफी सारे उपहार मिले हैं। सिपरंगर की 5 खंडों वाली कलात्मक इतिहास पुस्तक, चडियों का एक सेट, 2 बेल्टे, एक रुमाल, दही के 2 कटोरे, जैम की शीशी, शहद वाले 2 छोटे बिस्किट, मम्मी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब, मार्गोट की तरफ से सोने का एक ब्रेसलेट, खानदान परिवार की तरफ से सिस्टर एल्बम, डेसेल की तरफ से बायोमाल्ट और मीठे मटर, मियप की तरफ से मिठाई, बैप की तरफ से मिठाई और लिखने के लिए कॉपियां और सबसे बड़ी बात, मिस्टर कुगलर की तरफ से मारिया टेरेसा नाम की किताब तथा क्रीम से भरे चीज के 3 स्लाइस। पीटर ने पियोनी फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता दिया। बेचारे को ये उपहार जुटाने में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वह कुछ और जुटा ही नहीं पाया। बेहद खराब मौसम, लगातार बारिश, हवाएं और उफान पर समुद्र के बावजूद हमले शानदार तरीके से जारी हैं। कल चर्चिल सम आइजनवाहर आर्मोल्ड उन फ्रांसीसी गांव में गए जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले कब्जा कर लिया था और बाद में मुक्त कर दिया। चर्चिल एक टॉर्पेडो नाव में थे। इसे तटों पर गोलाबारी की जाती है। बहुत से लोगों की तरह चर्चिल को भी पता नहीं था डर किस चिड़िया का नाम है। जन्मजात बहादुर। यहाँ हमारी एनेक्स की किलेबंदी से डच लोगों के मूड की था पाना बहुत मुश्किल है। एक बात में कोई शक नहीं कि लोग बाग बैठे थाले भी खुश रह लेते हैं। ब्रिटिश सैनिकों ने आखिर अपनी कमर कस ली और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े। जो लोग ये दावे करते फिर रहे हैं कि वे ब्रिटिश द्वारा कब्जा किए जाने के पक्ष में नहीं है, नहीं जानते कि वे कितनी गलती पर हैं। उनके तर्क का कारण इतना बर है। ब्रिटिश को लड़ते रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और हॉलैंड, अगला पेज निकाल लीजिएगा, और हॉलैंड को आजाद कराने के लिए अपने शूरवीर सैनिकों की शहादत के लिए आगे आना चाहिए। हॉलैंड के साथ साथ कब्जे वाले दूसरे देशों को भी आजाद कराना चाहिए, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश को हॉलैंड में रुकना नहीं चाहिए। इसके बजाय उन्हें चाहिए कि वे सभी कब्जे वाले देशों से हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांगे। डच ईस्ट इंडीज को उसके सही हकदारों के हाथों में सौंपे और थके
टूटे हारे और लूटे पीटे अपने देश ब्रिटेन में लौट जाए। मूर्खों की कहीं कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद जैसा कि मैंने कहा, कुछ एक समझदार डच लोगों की भी कमी नहीं है। अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लिए होते तो हॉलैंड को उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल हुआ होता। उसके पास ऐसा करने के बहुत मौके मौजूद थे। हॉलैंड जर्मनी बन चुका होता और तब यह होना ही समाप्त समापित का संकेत होता। समापित यानी कि दी एंड, समाप्ति की ओर, सब कुछ खत्म हो जाने का संकेत। ऐसे से सभी डच लोग जो अभी भी ब्रिटिश को हिकारत से देखते हैं, ऐसे हिकारत क्या होता है? उर्दू शब्द है हिकारत, होता है नफरत, घृणा। ठीक है। ब्रिटेन की ब्रिटेन की खिल्ली उड़ाते हैं और उसके बुढ़ाते लाडो की सरकार को ताने मारते हैं। बुढ़ाते क्या होते हैं? जो वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते हैं। ठीक है। बुढ़ाते का मतलब क्या है? जो बुजुर्ग होते हैं, वृद्ध, उन्हें कायर कहते हैं। इसके बावजूद जर्मनों से नफरत करते हैं। नफरत करना, घृणा करना एक अच्छा खासा सबक सिखाने के लायक है। उनकी जमकर मरम्मत की जानी चाहिए। मरम्मत यानी कि अच्छे से पिटाई करना। तभी हमारे जंग लगे दिमाग खुलेंगे। तभी हमारे जंग लगे दिमाग खुलेंगे, उनमें जोश आएगा। मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप तथा डांट फटकारी चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी कई कमजोरी और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ। खामियां क्या होता है? खामियां, कमियां। ठीक है। लेकिन एक फर्क है, मैं जानती हूँ कि मैं खुद को बदलना चाहती हूँ, बदलूंगी और काफी हद तक बदल चुकी हूँ। तब ऐसा क्यों है? मैं अपने आप से यह सवाल पूछती हूँ। ये बातें कौन कहता है? एन फ्रैंक। ठीक है। कि लोग मुझे अभी भी इतना नाक घुसेड़ू और अपने आप को इस मार्खा समझने वाली क्यों मानते हैं? क्या मैं वाकई अक्कड़ हूँ? क्या मैं ये अकेली अक्कड़ हूँ, या वे सब ही हैं? यह सब वाहियात लगता है। वाहियात क्या होता है? बेकार का, बकवास। ठीक है। मुझे पता है, लेकिन मैं ऊपर लिखा ये आखिरी वाक्य काटने वाली नहीं। ये वाक्य इतना मूर्खतापूर्ण नहीं है जितना लगता है कि मुझ पर हमेशा आरोपों की बौछार करते रहने वाले दो लोग हैं, मिसेज वांदान और डसेल। उनके बारे में सबको पता है कि वे कितने जड़ बुद्धि हैं। जड़ बुद्धि होना, मूर्ख। ठीक है। मूर्ख जिसके आगे कोई विशेषण लगाने की जरूरत नहीं है। मूर्ख लोग आमतौर पर इस बात को सहन नहीं कर पाते कि कोई उनसे बेहतर काम करके दिखाए। तो ये जिंदगी की हकीकत है, सच्चाई है। ठीक है। इस बात को अपने जीवन में उतार लेना। ठीक है। चलिए, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये दो जड़मती, मिसेज वांदान और मूर्खादिराज डसेल है। मिसेज वांदान मुझे इसलिए मूर्ख समझती है क्योंकि मैं उनकी जितनी बीमारियों की शिकार नहीं हूँ। वे मुझे अखड़ समझती है क्योंकि वे मुझसे भी ज्यादा अखड़ है। वे समझती है कि मेरी पोशाकें छोटी पड़ गई हैं क्योंकि उनकी पोशाकें और भी ज्यादा छोटी पड़ गई हैं। और वे समझती है कि मैं अपने आप को कुछ ज्यादा ही तीसमारखा समझती हूँ क्योंकि वे उन विषयों पर, अगला पेज निकाल लीजिएगा, उन विषयों पर मुझसे भी 2 गुना ज्यादा बोलती हैं जिनके बारे में वे खाक भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती। यह बात डसेल पर फिट होती है, लेकिन मेरी प्रिय कहावत है, जहां आग होगी धुआं भी वहीं होगा। ठीक है। और मुझे यह है मानने में रति भर भी संकोच नहीं है, रति भर थोड़ा सा भी, कि मैं सब कुछ जानती हूँ। मेरे व्यक्तित्व के साथ सबसे मुश्किल बात यह है कि मैं किसी भी और व्यक्ति की तुलना में अपने आप को सबसे धिक्कारती हूँ। यदि मैं अपनी सलाह देना शुरू कर देती है तो
उनके उपदेशों की पोटली इतनी भारी हो जाती है कि मुझे डर लगने लगता है। कैसे होगी इससे मुक्ति? जब तक इनका वही पुराना रूप सामने नहीं आ जाता, मुझे कोई नहीं समझता। ठीक है? यह वाक्य मेरा हिस्सा है। बेशक लगे कि ऐसा नहीं होगा, कि फिर भी इसमें थोड़े से सच का अंश है। कई बार तो मैं अपने आप को प्रताड़ित करते हुए इतनी गहरे उतर जाती हूँ कि सांत्वना के 2 बोल सुनने के लिए तरस जाती हूँ। सांत्वना क्या होता है? सैटिस्फैक्शन देना, अंग्रेजी में सैटिस्फैक्शन बोलता है, किसी को संतोष प्रदान करना, धैर्य बाँधना। चलिए, कि कोई आए और मुझे इससे उबारे। उबारना यानी कि छुटकारा देना, यानी कि उसका भला करना। काश काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफ़सोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला है, इसलिए तलाश जारी रहेगी। मुझे पता है, तुम पीटर के बारे में सोचकर हैरान हो रही हो। नहीं, क्या? किट्टी, मैं मानती हूँ कि ये सच है, पीटर मुझे प्यार करता है, गर्लफ्रेंड की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह। उसका स्नेह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन कई बार कोई रहस्यमयी ताकत यानी कि छिपी हुई सीक्रेट पावर, ठीक है? यानी कि जो शक्ति होती है, ताकत का मतलब शक्ति, हम दोनों को पीछे की तरफ खींचती है। मैं नहीं जानती कि वे कौन-सी शक्ति है। कई बार मैं सोचती हूँ कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं उसके पीछे जिस तरह प्रेम दीवानी बनी रहती हूँ, उसे बढ़ा-चढ़ाकर बता रही हूँ, लेकिन यह सच नहीं है। इसका कारण यह है कि अगर मैं उसके कमरे में उसके कमरे में 1-2 दिन के लिए न जाऊँ, तो मेरी बुरी हालत हो जाती है। मैं उसके लिए तड़पने लगती हूँ। पीटर अच्छा और भला लड़का है, लेकिन उसने लेकिन उसने मुझे कई तरह से निराश किया। धर्म के प्रति उसकी नफ़रत, खाने के बारे में उसका बातें करना और इस तरह की को कई बातें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसके अगला पेज निकाल लीजिएगा। इसके बावजूद इसके बावजूद बावजूद का मतलब होता है बाद में भी या उपरांत। बावजूद भी मुझे पक्का यकीन है, विश्वास करना कि हमने जो वायदा किया है कि कभी झगड़ेंगे नहीं, हम उस पर हमेशा टिके रहेंगे। पीटर शांतिप्रिय, सहनशील और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह मुझे कई ऐसी बातें भी कह लेने देता है, जिन्हें कहने की वह अपनी मम्मी को भी इजाज़त नहीं देता। वह दृढ़ निश्चयी होकर इस मुहिम पर जुटा हुआ है कि वह अपने पर लगे हुए सभी इल्ज़ामों से अपने आप को पाक-साफ़ करे और अपने काम-काज में सलीका लाए। सलीका यानी कि सुधार लेके आना, ठीक है? इसके बावजूद वह अपनी भीतरी सब को मुझसे छुपाता क्यों है? भीतरी सब को, अपने अहम को, और मुझे कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैं उसमें झाँकूँ। निश्चय ही वह मेरी तुलना में ज़्यादा गुन्ना है। गुन्ना यानी कि चुप रहने वाला, गुणे व्यक्ति होते जो। लेकिन मैं अनुभव से जानती हूँ मैं अनुभव से जानती हूँ कि कई बार ऐसे गुणे लोग भी, जिनसे संवाद कर पाना बहुत मुश्किल होता है, अपनी बात किसी से कह पाने की उत्कट चाह लिए फिरते हैं। उत्कट चाह यानी कि तीव्र अभिलाषा जो होती है, उसको उत्कट चाह बोलते हैं, ठीक है? पीटर और मैंने दोनों ने अपने चिंतनशील चिंतनशील बरस एनेक्सी में ही बिताए हैं। हम अक्सर भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं असली चीज़ की कमी महसूस करती हूँ और जानती हूँ कि वह मौजूद है। क्या इसका कारण यह है कि मैं अरसे से बाहर नहीं निकली हूँ और प्रकृति के लिए पागल हुई जा रही हूँ? मैं उस वक़्त को याद करती हूँ जब नीला आसमान, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, चाँदनी और खिलती कलियाँ, इन चीज़ों ने मुझे कभी भी अपने जादू से बाँधा न होता।
मेरे यहाँ आने के बाद चीजें बदल गई हैं। उदाहरण के लिए छुट्टियों के दौरान की बात है, बेहद गर्मी थी। मैं रात के 11:30 बजे तक जबरदस्ती आंखें खोले बैठी रही ताकि मैं अपने अकेले के बूते पर अच्छी तरह चांद को देख सकूं। अफसोस अफसोस मेरी सारी मेहनत बेकार गई। चौंध इतनी ज्यादा थी चौंध इतनी ज्यादा थी कि खिड़की खोलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था। कई महीने बाद एक और मौका ऐसा आया था। उस रात मैं ऊपर वाली मंजिल पर थी, खिड़की खुली हुई थी। जब तक खिड़की बंद करने का वक्त नहीं हो गया, मैं वहीं बैठी रही। यह एक गहरी सांवली बरसात की रात थी। तेज हवाएं चल रही थी, बादलों के बीच लुका छुपी चल रही थी। इस सारे नज़ारे मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। पिछले 1.5 बरस में यह पहली बार हो रहा था कि मैं आमने सामने रात से साक्षात्कार कर रही थी। उस शाम के बाद प्रकृति से साक्षात्कार करने की मेरी चाह लगातार बढ़ती गई थी। तब मुझे चोर उचकों, मोटे काले चूहे या पुलिस के छापे का भी डर नहीं रहा था। मैं अकेले नीचे चली गई थी। रसोई अ, रसोई प्राइवेट ऑफिस की खिड़की से प्रकृति के नज़ारे देखती रही थी। कई लोग कई लोग समय समय पर तारों भरे आसमान के तले सोते हैं, और कई लोग अस्पतालों और जेलों में उस दिन की राह देखते रहते हैं। अगला पेज निकाल लीजिएगा। वे कब आजाद होंगे और फिर से प्रकृति के इस अनूठे उपहार का आनंद ले पाएंगे। प्रकृति गरीब अमीर के बीच का कोई भेदभाव नहीं करती। यह मेरी कल्पना मात्र नहीं है। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखना मुझे शांति और आशा की भावना से सराबोर कर देता है। सराबोर कर देना, उसमें पूरी तरह से डूब जाना। ठीक है, चलिए। यह वैलेरियन या ब्रोमाइड की तुलना में आजमाया हुआ बेहतर नुस्खा है। शांति पाने की रामबाण दवा प्रकृति मुझे विनम्रता का उपहार देती है, और इससे मैं बड़े से बड़ा धक्का भी हिम्मत के साथ झेल लेती हूँ। विनम्रता क्या होती है? शालीनता, सहनशीलता। ठीक है, लेकिन किस्मत का लिखा यही है। कुछ एक दुर्लभ दुर्लभ कठिन अवसरों को छोड़कर मैं मैल से चिकट हुई खिड़कियों में घुसे जय श्री राम, जय श्री राम, घुसे गंदे पर्दों में से प्रकृति को बहुत ही कम निहार पाती हूँ। इस तरह से देखने से आनंद लेने की सारी भावना ही मर जाती है। प्रकृति तो एक ऐसा वरदान है जिसका कोई सानी नहीं है। जिसका कोई क्या नहीं है? सानी। सानी का मतलब क्या होता है? मुकाबला करने वाला। ठीक है। कई प्रश्नों में से एक प्रश्न तो मुझे अक्सर परेशान करता रहता है, और अभी भी समझा जाता है। यह कह देना बहुत ही आसान है कि ये गलत है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी नहीं है। मैं इस विराट अन्याय के कारण जानना चाहती हूँ। विराट क्या होता है? विशालकाय जो होता है। संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज्यादा सक्षम है। पुरुष ही कमाकर लाता है, बच्चे पालता पोसता है, और जो मन में आए करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है। औरतें अब तक इन सबको सहती चली आ रही थी, जो कि बेवकूफी ही थी। क्योंकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया, यह उतनी गहराई से अपनी जड़ें जमाती चली गई। सौभाग्य से शिक्षा, काम धंधा, प्रगति में औरतों की आंखें खोली है। कई देशों में तो उन्हें बराबरी का हक दिया जाने लगा। कई लोगों ने, कई औरतों ने और कुछ एक पुरुषों ने भी अब इस बात को महसूस किया है कि जितने लंबे अरसे तक इस तरह की वाहियात स्थिति को झेलते जाना गलत ही था। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र होने का हक चाहती हैं। अगला पेज निकाल लीजिएगा। इन पंक्तियों में लेखिका ने किसके संदर्भ में बताया? औरतों के अधिकारों के विषय में बताया। ठीक है, चलिए। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। महिलाओं का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में पुरुष वर्ग को पूरा सम्मान मिलता है, तो महिलाओं ने ही क्या कसूर किया है? वे इसे वे इससे वंचित रहे और उन्हें अपने हिस्से का सम्मान न मिले। सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलंकृत किया जाता है। अलंकृत करना, अलंकृत का मतलब क्या होता है? उन्हें सम्मानित करना, सुशोभित करना।
ठीक है। उन्हें अमर बना डालने तक का शौर्य प्रदान किया जाता है। शहीदों को पूजा भी जाता है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों को भी सैनिक का दर्जा देते हैं। मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में मैंने पढ़ा था कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी और यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफें औरतें बच्चे को जन्म देते समय झेलती है। इन सारी तकलीफों से गुजरने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है? जब बच्चा जनने के बाद, जनने के यानी कि पैदा होने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है, तो उसे एक तरफ धकेल दिया जाता है। धकेल देना, धकेल देना। उसके बच्चे उसे छोड़ देते हैं। उसका सौंदर्य उसे विदा ले लेता है। औरत ही औरत ही तो है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफों से गुजरती है और संघर्ष करती है। बहुत अधिक मजबूत और बहादुर सिपाहियों से ज्यादा मेहनत करके खटती है। वह जितना संघर्ष करती है उतना तो बड़ी-बड़ी डींगे हाँकने वाले सारे सिपाही मिलकर भी नहीं करते। डींगे हाँकना, बेकार की प्रशंसा करना, झूठी तारीफ करना। मेरा यह कहने का कतई मतलब नहीं, कतई तनिक भी, जरा-सा भी, कि औरतों को बच्चे जनना बंद कर देना चाहिए। इसके विपरीत प्रकृति चाहती है कि वे ऐसा करें और इस वजह से उन्हें यह काम करते रहना चाहिए। मैं जिस चीज़ की क्या करना चाहती है, बरसना। बरसना क्या होता है? बरसना या फटकार लगा, ठीक है? करती हूँ, वह है हमारे मूल्यों की प्रथा और ऐसे व्यक्तियों की मैं रचना करती हूँ। बरसना, निंदा करना या फटकार लगाना, जो यह बात मानने को तैयार ही नहीं होते कि समाज में औरतों खूबसूरत और सौंदर्य में और योगदान कितना महान और मुश्किल है। मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पॉल द क्रुएट जी से पूरी तरह से सहमत हूँ, जो वे कहते हैं कि पुरुषों को यह बात सीखनी चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं, वहाँ जन्म अनिवार्य और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों के लिए बात करना बहुत आसान होता है, उन्हें औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफों से कभी भी गुजरना नहीं पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना का हकदार बनेंगी। वे सब औरतें जो एक उफ़ भी किए बिना, लंबे-चौड़े बखानों के बिना ये तकलीफ़ें सहती हैं। बखान करना, वर्णन करना, अंग्रेजी में डिस्क्राइब बोलते हैं। तुम्हारी एन एम फ्रैंक, ये इसका जो अनुवाद है, ये सूरज प्रकाश जी ने किया है, ठीक है? ये जो आपका अध्याय था, ये जो डायरी नामक अध्याय था, ये समाप्त हो चुका है, ठीक है? इसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर है, वो लिख लेना और याद कर लेना। और दूसरी बात, जो आपकी बार पेपर का पैटर्न है, सीबीएसई की तरफ से एमसीक्यूज़ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लगभग 35-40 अंकों का एमसीक्यूज़ पेपर आएगा। जो पेपर पैटर्न है, कम से कम 35 या 40 अंक के एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे और बाकी आपके रिटन में होंगे, ठीक है? तो संभावना है ये 1-2 रोज में, जैसे मंडे को क्लास लगेगी, उस टाइम आपको पूरा का पूरा ये जो पेपर वाला जो पेपर का पैटर्न सिस्टम है, वो आपको बता दिया जाएगा, दिखाया जाएगा, ठीक है? तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। 1 मिनट आप अटेंडेंस लेने दीजिए, ठीक है? उसके बाद